हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आपके कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कंप्यूटर की शेयर कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैं आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगी, आपके कंप्यूटर और हिंदी, क्योंकि इनका काफ़ी छोटा सिलेबस है, इनमें कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा खास है नहीं। फर्स्ट क्लास अगर आप सभी ने वॉच नहीं की है, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर के बारे में ब्रीफली मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिए। सो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना ही बोलूंगी, अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लासेस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अगर आप लोग चाहें तो नोट्स भी आप सभी को अभी भी मिल सकते हैं, लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पीडीएफ आप सभी के लिए रेडी है जैसे आपको चाहिए। एंड आप लोग से एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, आपको क्लासेस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जिससे कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, क्योंकि इतना आपको डीएलएड में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फालतू का आपको कोई भी लिख के नहीं आना है, जितना लिखना है आपको उतनी ही क्लासेस मिलने वाली है। कंप्यूटर में जो होती है वो आपकी 5 पीढ़ियां होती हैं, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 5 होती है। पहली पीढ़ी होती है आपकी 1942 टू 1955, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं। सेकंड यानी कि दूसरी पीढ़ी है आपकी 1956 टू 1965, जिसे हम ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। देन आती है आपकी तीसरी पीढ़ी, जो होती है आपकी 1966 टू 1975, जिसे हम एकीकृत सर्किट के नाम से जानते हैं। देन आते हैं आपकी चौथी पीढ़ी, जिसे हम 1976 टू 1900 तक, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। देन आती है आपकी लास्ट, जिसे हम 5वीं पीढ़ी बोलते हैं, वो होती है आपकी 1919। वर्तमान में ये होती है आपकी कृत्रिम बुद्धि। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू में, कि पहली पीढ़ी को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको वैक्यूम ट्यूब से जान सकते हैं। ठीक है, देन आपसे ये भी पूछा जा सकता है पहली पीढ़ी का सन कितना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिल्कुल करेक्ट आपको, इसलिए बिल्कुल देखकर, बुक से देखकर तभी आपके नोट्स बनाए, तो आपको लिख देना है 1942 टू 1955। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल्स में, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स में पूछा जाता है, तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं आपकी पहली पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग वही आंसर में लिखिए। वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग के कारण पहली पीढ़ी में कंप्यूटर से ज़्यादा बिजली खर्च होती थी, और यह एक बहुत बड़ी समस्या भी थी। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जब वैक्यूम ट्यूब का हम प्रयोग करते थे पहली पीढ़ी में, तो यहाँ कंप्यूटर से ज़्यादा बिजली खर्च होती थी। ठीक है, कंप्यूटरों में बाइनरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, यानी बाइनरी यानी कि काफ़ी ज़्यादा भाषा जिन्हें हम बोल सकते हैं, और बाइनरी भाषा को काम में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बाइनरी भाषा में सभी निर्देश 0 से तथा 1 के माध्यम या मध्य से ही लिखे जाते थे, जिनमें गलतियों का पहचानना तथा सुधारना बेहद मुश्किल काम था। यह कंप्यूटर एक समय में एक ही काम कर सकते थे, यानी कि आपके जो वैक्यूम ट्यूब के जो आपके कंप्यूटर थे जो होते थे यूज़ उस टाइम पे, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वहाँ पर एक समय में आप एक ही काम कर सकते हैं। इन कंप्यूटरों में इनपुट के लिए पंचकार तथा और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का प्रयोग किया जाता था, यानी कि कंप्यूटरों में इनपुट होते डिवाइसेस, उनके लिए आप लोग पंच कार्ड का यूज़ करते थे प्रथम पीढ़ी में, और आउटपुट के लिए आप लोग प्रिंट आउट यूज़ करते थे। ठीक है, ना था आपका दूसरी पीढ़ी, जिसे हम ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। यह कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की तुलना में तेज होते थे। ठीक है, और इनमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 12 सितंबर 1948 में हुआ था। इसका प्रयोग करने के बाद कंप्यूटर की स्पीड पहले से तेज हो गई थी, यानी कि जब हम पहले यूज़ करते थे वैक्यूम, तो वो थोड़ा स्लो था, लेकिन जैसे ट्रांजिस्टर आया तो उसमें काफ़ी बदलाव होने लगे। ठीक है, लेकिन इन कंप्यूटरों में भी बिजली की अधिक खपत होती थी, यानी कि यहाँ पर बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। इस पीढ़ी में भी पहले की तरह ही इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ करते थे, आउटपुट के लिए आप लोग क्या यूज़ करते थे? इनपुट आउट के लिए दोनों चीज़ें यूज़ करते थे। दोनों चीज़ें क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने अभी आपको पढ़ाई है, लेकिन मैं भी बता देती हूँ, इनपुट के लिए आप लोग पंच कार्ड और आउटपुट के लिए आप प्रिंट आउट। ठीक है, लेकिन इस पीढ़ी प्रोग्राम लिखने के लिए बाइनरी भाषा की जगह असेंबली भाषा का प्रयोग किए जाने लगा था। ठीक है, सोच रहे होंगे असेंबली भाषा क्या होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट डिस्कस किया,
बाइनरी लैंग्वेज जैसे कि आपकी मशीनी भाषाएं होती थी, उनको क्या करना होता था कि जो प्रोग्राम होते थे उनको एक्सेस करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। तो आपके जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या करा, इसका एक उपाय करा। उन्होंने उपाय में क्या करा, उन्होंने असेंबली भाषा स्टार्ट कर दी, यानी कि बाइनरी भाषा को साइड करके उन्होंने मशीनों में जो प्रोग्राम थे उनको समझने में जो उनको कठिनाइयाँ होती थी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। इसका आविष्कार हुआ। असेंबली भाषा में अंग्रेजी के अक्षरों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। असेंबली भाषा जो होती थी उसमें जो इंग्लिश में वर्ड्स होते थे उन अक्षरों को हम लोग कोड के लिए यूज़ करते थे, कोड के रूप में यूज़ करते थे। ठीक है। तीसरी पीढ़ी है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका टाइम था 1964 टू 1970 तक के सभी कंप्यूटर को तरसते पीढ़ी में रखा गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड, ठीक है, पहले वैक्यूम फिर ट्रांजिस्टर देन आपका इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। आईसी में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपिनल तीनों का समाहित कर लिया गया। ठीक है, इस पीढ़ी में कंप्यूटरों के प्रोग्रामों को लिखने के लिए उच्च स्तरीय, देखिए पहले बाइनरी का यूज़ किया, फिर असेंबली भाषा का, और आपकी तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय यानी कि जो आपकी अपर लेवल की लैंग्वेज होती है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक काम कर सकता था, जो आपके वैक्यूम वाले में नहीं था कि वो एक समय पर एक काम कर सकता था, लेकिन जो आपका ट्रांजिस्टर वाला था उसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट में ये हो गया प्रोग्राम स्टार्ट कि आप एक से अधिक काम एक ही कंप्यूटर पर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चौथी पीढ़ी, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। सन 1970 से लेकर आज तक के कंप्यूटर को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में रखा गया है, यानी कि जो आपके कंप्यूटर 1970 में थे वही कंप्यूटर आज तक की चतुर्थ पीढ़ी में रखे गए हैं। चौथी पीढ़ी में कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम किया जाने लगा, जो सिलिकॉन से बनी एक चिप होती थी जिस पर हजारों आईसी के साथ लगे होते। यानी यहाँ पर क्या किया, आपकी चौथी पीढ़ी में एक सिलिकॉन की चिप होती थी, ठीक है, उसमें क्या करा, हजारों आईसी एक साथ ही लगने लगे। ठीक है, ये आपकी चौथी पीढ़ी की खासियत थी। देन आती है आपकी लास्ट पांचवी पीढ़ी, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि के साथ विकसित हुई। एआई का मतलब एक मशीन जो मानवीय गुणों को समझ सके, यानी कि आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धि एक ऐसी थी जो आपकी मनुष्य की जो गुणों को समझती थी। इस पीढ़ी में अभी भी विकास चल रहा है। इस पीढ़ी के कुछ गुण हम आजकल विभिन्न रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिंगर प्रिंटेड रोबोट, आवाज़ द्वारा इनपुट देना, यानी कि फिंगर प्रिंटेड आप लोगों ने देख लिया, आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी आती है। रोबोट आप लोग काम कर रहे हैं आजकल, आवाज़ द्वारा आप इनपुट होना देना, ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो गई इसी पीढ़ी में। इस पीढ़ी का उद्देश्य एक ऐसी मशीन का निर्माण करना है जो यूजर की भाषा को पूरी तरह समझ सके और उसी का सही प्रकार जवाब दे सके या आपको सही इनपुट प्रदान कर सके। यानी कि आपके जो अब कंप्यूटर चल रहे हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है कि भाई जो भी आप बोल रहे हैं या आप समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरे फ़ोन में क्या स्टार्ट हो गया है कि आप लोग के फ़ोन में भी हुआ होगा, गूगल में आप बोलने का ऑप्शन आ गया कि आप लोग को टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने जो भी आपने नोट्स बनाने हैं आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप लोग वॉइस के थ्रू आप लोग से इनपुट प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पांचों पीढ़ियाँ मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दी है। इसी तरह से आपको लिखनी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कुछ मत लिखिए, एक्स्ट्रा लिखते हैं टीचर्स अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आपसे कंप्यूटर के मुख्य 3 अंग। ऐसे तो काफ़ी अंग है, लेकिन जो मेन अंग है जो या फिर काफ़ी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसी क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रखकर मैंने ये बनाया है। 3 होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड थर्ड आपका सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जानते हैं क्योंकि आपको एग्जाम्स में लिखना होगा, तो आप किस तरह से लिखेंगे। ये नोट्स इतने ईजी बनाए हुए हैं कि आप लोग इन्हीं को याद करके अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर जाकर लिख देंगे। हम डिस्कस करेंगे आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इतने ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि आप लोग पढ़कर भी अच्छे से समझ जाएंगे। इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिससे कुछ डाटा कंप्यूटर में जाता है, जैसे कीबोर्ड। ठीक है, मतलब कि कीबोर्ड पर अगर हम टाइपिंग करेंगे तो वो क्या होता है, वो डाटा कंप्यूटर में जाता है एंड आपको फिर वहाँ से आउटपुट यानी कि मॉनिटर दिखाई देता है, आपको आंसर मिलता है। हमने कीबोर्ड पर टाइप किया और कंप्यूटर को बताया, फिर कंप्यूटर ने प्रोसेस की, तो जिस डिवाइस से हमें कंप्यूटर को बताना होता है बाहर से वे इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कंप्यूटर में कुछ टाइपिंग किया, टाइपिंग किसके थ्रू किया, इनपुट के थ्रू, तो आपको आंसर मिला, वो हुआ आपका आउटपुट। देन आता है आपका लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सारी चीज़ें आपकी आती है इनपुट के अंदर। ठीक है,
छोटी सी चीज़ आप बोल सकते हैं कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो होगा आपका इनपुट। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। अगर आपको कंप्यूटर पर दिए गए डाटा को देखना हो या उसको कंप्यूटर से निकलवा कर पेपर प्रिंट आउट लेना हो तो आप जिन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वह आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कि आप लोग गए कंप्यूटर पे, आपने टाइपिंग कराया और वो आपको पेपर पर आपको प्रिंट आउट निकाल कर देता है, तो वो निकला हुआ प्रिंट आउट या आप जिस डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर एंड प्रिंटर, इस प्रकार आउटपुट डिवाइस वे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिससे हम कंप्यूटर से डाटा या कोई दूसरा आउटपुट जैसे कि वापस लेने के लिए उपयोग होता है। या आप बोल सकते हैं कि इनपुट क्या होता है। इनपुट होता है जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं, जैसे आप कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन टाइपिंग करने के बाद जब आपको कैफ़े वाला उसी टाइपिंग को एक पेज पर निकाल कर दे रहा है या आप कुछ दे रहा है, उस पेज को दे रहा है, तो वो होगा आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं, इसलिए गलती से मैं लिखना भूल गई, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन और आपके प्रोजेक्टर। तो स्पीकर में क्या है भाई, स्पीकर में क्या है, आप सॉन्ग चलाएंगे तब तो आपको सॉन्ग सुनने को मिलेगा, है ना। इसी तरह प्रिंटर पे आप लोग प्रिंट कराएंगे, पहले आप टाइपिंग कराएंगे जो आपका इनपुट होता है, देन आपको रिजल्ट मिलेगा जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बहुत बार पूछा जाता है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम किसे कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कंप्यूटर का। ठीक है, मेन पार्ट आप सीपीयू को ही बोलते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने दिमाग के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम कंप्यूटर को सीपीयू का ब्रेन भी कहते हैं। यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप सभी के पास माइंड नहीं होगा तो आप लोग काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटा बच्चा अभी तक इतना दिमाग नहीं लगाता है किसी चीज़ों में, तो उसे गर्म ठंडे की नहीं पता चलती, लेकिन हम यहाँ बड़े हो जाते हैं तो हम अपना माइंड लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रकार सीपीयू भी आपका एक कंप्यूटर का एक ब्रेन की तरह कार्य करता है। अगर आपका सीपीयू नहीं वर्क करता है, आपके कंप्यूटर में सीपीयू नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। इसीलिए हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यह वह डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस की सहायता से डाटा एवं कमांड को रिसीव करता है। यानी कि ये आपके डाटा के हिसाब से या आपकी इनपुट डिवाइस की सहायता से डाटा को और आपकी जो आप उनको कमांड देते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसको रिसीव करता है तथा उसे प्रोसेस करके उसके परिणाम यानी कि रिजल्ट और निर्देश को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से भेजता या प्रदर्शित डिस्प्ले करता है। इनपुट आउटपुट जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। और सीपीयू करता क्या है, सीपीयू करता है कि आपके जो डाटा और कमांड होते हैं उनको पहले रिसीव करता है। मतलब कि आप जो भी उनको डाटा देते हैं और अपनी कमांड देते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, हमको ये वाले नोट्स चाहिए, आप लोग टाइपिंग कर देते हैं, उसको प्रोसेस करके, ठीक है, आपके रिजल्ट और जो आपका जो परिणाम या निर्देश बोल सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देता है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट डिवाइस के माध्यम से भेजता है। ठीक है, और प्रदर्शित आपको डिस्प्ले पे कर देता है। तो ये हो गया आपका, इतनी सारी चीज़ें मैंने आज आपसे डिस्कस कर ली क्लास में आपकी। इस क्लास में हमने आपसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी है, कंप्यूटर के मुख्य अंग और कंप्यूटर की जनरेशन। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होती है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग के लिए वीडियो कितनी यूजफुल है, एंड चैनल से हमेशा कनेक्टेड रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज कनेक्टेड विद माई चैनल।